हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और मैं प्रवीण आज फिर से आप लोगों को डराने के लिए लेकर आया हूँ व्यूवर्स की भेजी कुछ और डरावनी कहानियाँ। अगर आप भूतों, चुड़ैलों, जिन्नात और अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी डरावनी कहानियां लेकर आता हूं, तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और डरिए इन डरावनी कहानियों के साथ। मेरा नाम अकरम है। मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले झालावाड़ का रहने वाला हूं। मैं आपको कुछ सच्ची कहानियां बताना चाहता हूं। ये पहली कहानी आज से 6 साल पहले की है, जब मैं 14 साल का था। उस दिन हम लोग अजमेर जा रहे थे। उन दिनों हमारे यहां से अजमेर जाने के लिए सीधा कोई साधन नहीं होता था, तो हमें कोटा से ही बस या ट्रेन पकड़ के अजमेर जाना होता था। वो सावन का महीना था और हमारे यहाँ माना जाता है कि सावन में नेगेटिव एनर्जी बहुत एक्टिव हो जाती हैं। तो हम रात 11 बजे कोटा से बस में बैठे और अजमेर के लिए निकल गए। फिर रात करीब 2:30 बजे बस एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुक गई, चाय पानी पीने के लिए। मुझे भी वॉशरूम जाना था, तो मैं भी बस से उतरकर आसपास जगह देखने लगा। वहां हमारी बस के अलावा और कोई बस नहीं थी। सब लोग उसी चाय वाले से चाय पी रहे थे, जबकि कुछ लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से जगह देख के टॉयलेट के लिए चले गए थे। देखने में वो जगह बहुत ही अजीब लग रही थी। वहां और भी कई दुकानें नजर आ रही थी, लेकिन शायद रात होने की वजह से सब दुकानें बंद थीं। आसपास बहुत सारे खंडर से भी नजर आ रहे थे, तो मैं भी उन्हीं में से एक खंडर के अंदर चला गया टॉयलेट करने के लिए। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, बस दूर से स्ट्रीट लाइट की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उस खंडर में एक टेबल रखी हुई थी जो कि बहुत ही पुरानी लग रही थी। मैं वहीं जाके टॉयलेट करने लगा, लेकिन मेरे टॉयलेट करते ही वहां का माहौल अचानक से बदलने लगा। मुझे वहां एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होने लगी। उमस के दिनों में भी मुझे वहां सर्दी लगने लगी थी। और तभी मेरे देखते ही देखते वो टेबल हवा में उड़ने लगी। आसपास से किसी के रोने और पायल की भी आवाज आने लगी। मैंने ध्यान से देखा तो देखा कि एक कोने में एक सफेद साया, जो कि बहुत धुंधला सा था, वहां खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। लेकिन वो साया वहीं खड़ा था, मेरे पास नहीं आ रहा था। वो देख के मैं बहुत डर गया और उसी वक्त भाग के बस के अंदर जाके बैठ गया। फिर जब हम वापस अपने घर लौट के आए तो मैंने इस बारे में एक मौलाना साहब से पूछा और उनको सारी बात बताई। तो वो बोले कि वो साया इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आ सका क्योंकि तुमको बचाने वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन है, पर वो मुझे जानना भी नहीं था। उस दिन के बाद मैं फिर कभी अजमेर नहीं गया। ये दूसरी कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। ये 2017 की बात है, जब हम मेरे भाई की जीप से एक शादी से लौट रहे थे। वो अक्टूबर का महीना था। वैसे तो राजस्थान में उस वक्त इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन हम राजस्थान के निचले इलाके में रहते हैं और ऊपर के इलाके में जहाँ रेगिस्तान है वहाँ रात में बहुत ठंड होती है। तो शादी से हम लोग रात 11 बजे बीकानेर से निकले थे और 3-4 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद हम एक गांव के पास से निकल रहे थे कि हमारे ड्राइवर ने अचानक से तेज ब्रेक लगा दिए। एक झटके से गाड़ी रुकने की वजह से हम सबकी नींद टूट गई। हम सब ड्राइवर पे चिल्लाने लगे कि ऐसे गाड़ी क्यों रोकी। ड्राइवर बहुत डरा हुआ लग रहा था। असलम भाई ने उससे पूछा कि क्या हुआ, इतना क्यों डरे हुए हो? तो वो बोला तो कुछ नहीं, बस हाथ से इशारा करके सामने रोड के बगल में देखने को कहा। हमने उस तरफ देखा तो हम सब भी हैरान रह गए।
हमने देखा कि सामने रोड के बगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिसपे एक झूला लगा था और रात के 3 बजे 2 औरतें उस झूले पे झूल रही थी। उन दोनों औरतों में से एक अलग सी रोशनी निकल रही थी, जैसे रात में चांद से निकलती है। हम देखते ही समझ गए कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैलें हैं। उन दोनों के सफेद बाल थे जो कि उनके चेहरों के सामने आ रखे थे और उन दोनों ने सफेद साड़ियां पहनी हुई थी। मेरे साथ इस तरह की चीज दूसरी बार हो रही थी, इसलिए मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। हम 10 मिनट तक वहीं खड़े रहे। हमने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को भी कहा, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। उसने आगे जाने को साफ मना कर दिया। तो मेरे एक कजन ने कार चलाने का फैसला किया। हम सब ने दारूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और जीप के म्यूजिक प्लेयर में अजान चालू करके बिना डरे वहां से चले गए। साथ ही बता दूं कि जब मेरे साथ वो अजमेर वाली घटना हुई थी तो मेरे नाना जी, जिनको इन सब चीजों की बहुत अच्छी समझ है, उन्होंने मुझे बताया था कि किस समय कुरान की कौन सी आयत पढ़नी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कभी ऐसा मौका आए तो बस जोर जोर से अजान देने लगो, तो जो भी बला वहां मौजूद होगी वो वहां से भाग जाएगी। ये अगली कहानी तब की है जब मैं 5th क्लास में था और अपनी नानी के यहां गया हुआ था। उस मोहल्ले में मेरे कई दोस्त हुआ करते थे। उसी इलाके में एक बहुत ही पुराना मकान था। मकान तो क्या, वो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी थी जिसमें हम कई बार खेलते हुए छुपने जाया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही उस मकान के बाहर खेलते हुए हमारी बॉल उस मकान के अंदर चली गई। तो मैं और मेरे 2 दोस्त बादल और इमरान बॉल ढूंढने के लिए उस घर के अंदर चले गए। अंदर गए तो देखा कि अंदर दीवार में एक छेद था जिसके पीछे एक और कमरा बना था। जब हम उस दीवार के पास पहुंचे तो हमें अंदर से बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। हमें बहुत हैरानी हुई कि इस घर के अंदर कौन हो सकता है। हमने अंदर जाके देखा तो हमारे होश उड़ गए। हम तीनों ने देखा कि अंदर एक पुरानी सी कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी। उसके नाखून बहुत ही लंबे थे, कम से कम 6-7 इंच लंबे। उसके सामने एक थाली रखी थी जिसमें एक खरगोश रखा था और वो उस खरगोश को अपने नाखून से नोच नोच के खा रही थी। हम उसी वक्त वहां से भाग के अपने अपने घरों में चले गए। ये आखिरी कहानी जो मैं बता रहा हूं, ये आज से करीब 90 साल पहले की है। ये मेरी अम्मी के दादा के साथ हुआ था। उनको मछली पकड़ने का बहुत शौक था। तो एक दिन जब वो तालाब से मछली पकड़ के आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बकरी का बच्चा बैठा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि इसको भी अपने साथ ले चलता हूं। तो वो उस बकरी के बच्चे को भी अपनी साइकिल के पीछे बिठा के वहां से आने लगे। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उनकी साइकिल बहुत भारी होने लगी, लेकिन उन्होंने पलट के नहीं देखा। फिर जब वो अपने घर से बस थोड़ा सा ही दूर थे तो पीछे से वो मेमना उनसे बोला, अरे एक मछली मुझे तो देता जा। तब उन्होंने पलट के देखा तो देखा कि वो मेमना बहुत ही बड़ा हो चुका था। वो देखते ही वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गए और फिर सीधा 2 दिन बाद उनको होश आया था। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। मैंने पहले भी आपको अपनी मौसी की एक कहानी भेजी थी, लेकिन तब मेरी मौसी के ऊपर से वो आत्मा निकल गई थी। लेकिन अब फिर से उनके ऊपर किसी और चीज का साया आ गया है। अब उनके साथ ऐसा होने लगा है कि हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मेरी मौसी के अंदर एक साया आ जाता है। अब वो कोई आत्मा है या चुड़ैल, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन वो अपने आप को भगवान बताती है और घर के लोगों से बोलती है कि तुम सब मेरी पूजा करो।
उससे जो कुछ भी पूछा जाए तो वो सब कुछ बिल्कुल सही बताती है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी बता देती है। वो ऐसी ऐसी बातों के जवाब दे देती है जो कि कोई नहीं दे सकता। वो उन लोगों से उनके घर में उसके लिए एक मंदिर बनवाने को बोलती है। जब मौसी के हस्बैंड उससे बोलते हैं कि तू हमें मंदिर बनवाने के पैसे दे दे, तो वो कहती है कि इतने पैसे तो दे रही हूं, और कितने चाहिए। साथ ही बता दूं कि मेरे मौसा जी का लकड़ी का बिजनेस है। जिस दिन वो बोलती है कि कल तुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो उनको अगले दिन उतने ही पैसे मिलते हैं। और वो नॉनवेज से भी बहुत चिढ़ती है। अगर घर में कोई नॉनवेज खा के आ जाए तो वो उसको मारती है और घर के लोगों को शराब पीने से भी मना करती है। वो उनसे उसके बारे में किसी और को बताने को भी मना करती है। एक दिन ऐसे ही मेरी मम्मी ने मौसी को फोन किया था, तो मम्मी से बात करते करते अचानक वो मौसी के शरीर में आ गई। मम्मी ने उससे जो कुछ भी पूछा उसने बिल्कुल सच सच मम्मी को बता दिया। यहां तक कि मम्मी ने जब उससे पूछा कि बता मेरे हस्बैंड अभी क्या कर रहे हैं, तो उसने बोला कि वो बैठ के फोन देख रहा है। मेरे पापा उस वक्त सही में फोन देख रहे थे। वो सुनते ही मम्मी डर गई और फोन काट दिया। उस दिन हमारे घर में शाम तक इसी बात पर चर्चा चलती रही। तभी शाम को मौसी का फिर से फोन आ गया। उस वक्त भी मौसी के अंदर वही थी। वो मम्मी से बोली कि तुम लोग अभी भी मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो। यह सुन के हम सब बहुत डर गए कि उसको कैसे पता चल गया कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इन दिनों मेरी मौसी खाना पीना भी छोड़ चुकी हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाती हैं। और जब वो साया उनके शरीर से जाता है तो मौसी को अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस होता है। उसने कहा है कि वो मौसी को 2 साल बाद अपने साथ ले जाएगी। हमें समझ नहीं आता कि अगर वो कोई भगवान है तो मारने की बात क्यों करती है, और भगवान तो अपने मतलब के लिए किसी को पैसे नहीं देते, तो वो क्यों उन लोगों को पैसे देती है। अगर आप लोगों में से कोई हमारी हेल्प कर सकता है तो जरूर बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। मैं जो बात आपको बता रही हूं, ये सब सुनने में शायद आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैंने नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद मैं हॉस्टल में अपनी क्लासमेट्स के साथ रहा करती थी, और बीच बीच में हम छुट्टियों में अपने फ्रेंड्स के यहाँ चले जाया करते थे। तो एक बार ऐसे ही हम सब दोस्त मेरी एक फ्रेंड के यहाँ उसके गांव में घूमने गए थे। हमारा वहाँ 3 दिनों तक रुकने का प्लान था। मेरी फ्रेंड की फैमिली की गांव में काफ़ी बड़ी ज़मीन थी। तो एक रात हम सब दोस्तों ने प्लान किया कि हम सब उसके घर से दूर एक जगह कैंप लगा के सोएंगे। ऐसा करने में बहुत मज़ा आएगा। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। तो रात में हम सब लोग उस जगह पहुंच गए और वहां कैंप लगा लिया। वो जगह जंगल से तो घिरी थी, लेकिन बिल्कुल सेफ थी। मैंने उन दिनों नया नया सिगरेट पीना भी स्टार्ट किया था। तो कैंप में हम लोगों ने खूब मस्ती की और फिर खाना खा के सोने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। साथ ही बता दूं कि जहां हमने कैंप लगाया था वहां पास में ही एक तालाब भी था। तो रात में सोते सोते अचानक 1 बजे के करीब मुझे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती सुनाई दी। आवाजें बहुत ही अजीब थी, जैसे किसी छोटे पिल्ले के गुर्राने से आती है। मैंने टेंट से सिर बाहर निकाल के देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ठीक से देखने के लिए मैं टेंट से बाहर निकल गई। बाहर निकली तो देखा कि उस तालाब के पास पेड़ों के बीच कुछ चीजें खड़ी थीं। वो जो कुछ भी थे कम से कम 6 जने थे। मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे लगा कि कहीं गांव के ही बच्चे तो वहां खेलने नहीं आए हैं। तो मैं उनको ठीक से देखने के लिए
उनके थोड़ा और पास जाने लगी। मैं छुप छुप के उनको देख रही थी। अंधेरे में मैं उनको बहुत अच्छे से तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल इंसान जैसे लग रहे थे। उन सब ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मैं उनके चेहरों को ठीक से नहीं देख पा रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो सब के सब ऐसे बैठे थे जैसे मेंढक बैठते हैं, घुटनों के बल। और वो सिर्फ वहां बैठे नहीं थे। मैंने देखा कि वो बार बार इधर से उधर कूदे जा रहे थे। एक बार में उछल के वो इतनी दूर चले जाते कि कोई इंसान जा ही नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहां कोई खेल खेल रहे हैं। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, लेकिन वो सपना नहीं था। फिर उछल कूद करते करते वो सब के सब अचानक से रुक गए और मेरी फ्रेंड के घर की तरफ देखने लगे। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे थे। मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, बिना एक आवाज किए। लेकिन तभी पता नहीं उन सबको कैसे मेरे वहां होने का पता चल गया। एक झटके से वो सब मेरी तरफ घूम के देखने लगे। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। उन सबकी आंखें पीले बल्ब जैसी चमक रही थी। मुझे लग रहा था कि अभी ये सब के सब मेरे ऊपर झपट पड़ेंगे और मुझे खा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ सेकंड्स मुझे घूरते रहने के बाद वो सब लंबी लंबी छलांगे मार के सीधा उस तालाब के अंदर घुस गए। मैं वापस अपने टेंट में गई तो देखा कि मेरी तीनों फ्रेंड्स गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जाके उनके बीच में लेट गई और सो गई। अगले दिन मैंने अपनी फ्रेंड्स को रात की बात बताई तो उनको मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मेरी वो फ्रेंड जिसका वहां घर था, उसने भी बताया कि उसने तो कभी वहां ऐसा कुछ नहीं देखा, ना कभी ऐसा कुछ सुना था। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो सब तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। फिर कुछ दिनों बाद मैं भी उस रात के बारे में भूल गई। हम सब हॉस्टल में वापस चले गए। फिर करीब 2 महीने बाद एक बार फिर से हमने मेरी उसी दोस्त के गांव जाने का प्लान बनाया, लेकिन इस बार हम सब उसके घर में ही रुकने वाले थे, ना कि टेंट में। पहली रात तो नॉर्मल गुजर गई, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन फिर दूसरी रात सोते सोते अचानक मेरे पैर पर खुजली होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मच्छर या कोई कीड़ा मेरे पैर पर चल रहा है। नींद में मैंने खुजली की और बस लेटी रही। लेकिन फिर 2 मिनट बाद फिर से मेरे पैर पे खुजली होने लगी। इस बार मेरी आंख खुल गई। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन अंधेरे में ही मैंने देखा कि कोई छोटी सी चीज, बिल्कुल वैसी जो उस रात मैंने देखी थी, मेरे पैर के पास खड़ी थी। और शायद वही मेरे पैर को छेड़ रहा था, जिससे मुझे खुजली हो रही थी। डर के मारे मेरी तो चीख ही निकल गई। और इससे पहले कि मैं लाइट जला के देख पाती, मुझे उसके खिड़की से कूद के भागने की आवाज आई। मेरी बाकी फ्रेंड्स उठी तो मैंने उनको सारी बात बताई, लेकिन ऐसी किसी बात पर कैसे कौन यकीन कर सकता था। मैं उनकी जगह होती तो मैं भी नहीं मानती। खैर, उसके बाद अगले ही दिन हम लोग हॉस्टल वापस चले गए। लेकिन मैंने उस दिन ये फैसला कर लिया था कि मैं अब अपनी इस फ्रेंड के घर फिर कभी वापस नहीं जाऊंगी। पता नहीं वो क्या चीजें हैं जो सिर्फ मुझे ही दिखाई देती हैं, और इस बार तो वो मेरे पास तक पहुंच गई थी। मैं अब फिर कभी उसके गांव में नहीं जाऊंगी। मेरा नाम काजल है, मैं दिल्ली में रहती हूं। यह बात तब की है जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। हमारा स्कूल बहुत ही बड़ा था और 5th फ्लोर तक बना था, लेकिन हमारी प्रिंसिपल ने स्कूल में सबको 5th फ्लोर पर जाने से मना कर रखा था। कोई भी 5th फ्लोर पर नहीं जाता था। लेकिन मेरी एक फ्रेंड नगमा बहुत शरारती थी। वो हमेशा वही करती थी जिसके लिए उसको मना किया जाता था। तो एक दिन दोपहर 12 बजे के करीब वो वॉशरूम के लिए गई थी। वॉशरूम
5th फ्लोर की सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे 4th फ्लोर पर बना था। लेकिन जब वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो उसको ऊपर 5th फ्लोर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसको बहुत ही अजीब लगा कि 5th फ्लोर पर कौन हो सकता है, वहां तो कोई भी नहीं जाता। तो देखने के लिए वो ऊपर 5th फ्लोर पर जाने लगी। ऊपर गई तो देखा कि वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था। वो वॉशरूम के अंदर चली गई, लेकिन अंदर जाते ही उसे बहुत घबराहट होने लगी। तो वो जल्दी से बाहर आने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो देख के वो जोर जोर से चीखने लगी। उसके चीखने की आवाज सुन के सब टीचर्स और बच्चे ऊपर गए तो देखा कि वॉशरूम के बाहर ताला लगा हुआ था। हमारी टीचर ने वॉशरूम की खिड़की से अंदर देखा तो नगमा अंदर बेहोश पड़ी थी। उसके सिर पे चोट लगी थी। फिर स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से चाबी लेकर वॉशरूम को खोला गया और नगमा को बाहर निकाला गया। कुछ देर बाद नगमा को होश तो आ गया, लेकिन उसको बहुत तेज बुखार आ गया था। उसको सीधा उसके घर भेज दिया गया। अगले कई दिनों तक नगमा स्कूल नहीं आई। फिर एक हफ्ते बाद जब वो स्कूल आई तो मैंने उससे उस दिन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब वो ऊपर वॉशरूम में पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़की जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, वो अंदर वॉशरूम में बैठी रो रही थी। उसने बताया कि जब वो उस लड़की का चेहरा देखने के लिए उसके पास गई तो उस लड़की ने उसको जोर से धक्का दे दिया, जिससे उसके सिर पे चोट लग गई और वो वहीं बेहोश हो गई। उसके बाद वो फिर कभी 5th फ्लोर पर नहीं गई।